ध्वनि। आपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पे कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंद होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक इस दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ये देखो, ये है हारमोनियम, तबला, सितार और ये बांसुरी। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज रही हो छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है तो इसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? आप कई बार आपने अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो आपने प्लेट ली थी और उसको बजाया था। जब बजा रहे थे तो वो क्या हो रही थी? कंपित हो रही थी ना। तो उसी कंपन की वजह से क्या हो रही थी? वो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। क्रियाकलाप देखिए। क्रियाकलाप 13.1। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सावधानीपूर्वक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए और इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखिए, क्या आप कंपन का अनुभव करते हैं? कंपन अनुभव करेंगे। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? नहीं, क्योंकि क्या होगा, जब हम उसको टाइट पकड़ लेंगे तो उसमें जो होगा कंपन वो करना बंद कर देगी वस्तु, और कंपन जैसे ही बंद होगा तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब फिर से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? अब हम कंपन अनुभव नहीं करेंगे। रबड़ का एक छल्ला लीजिए और इसे चित्र में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए तथा तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? आपने कई बार ये किए होंगे घर पे ही कि मिठाई का बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्या होता है? रबड़ लगा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, उस रबड़ को बजाते हैं, ठीक है, आगे पीछे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे, तो वो क्या होता है? कंपित होता है, उसमें से आवाज़ आती है। तो आवाज़ किसकी वजह से आती है? कंपन की वजह से, कि वो रबड़ जो है वो कंपन करता है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से वो ध्वनि उत्पन्न करता है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। हमने क्या बोला? ऊपर नीचे कंपन करती है। उसका एक निश्चित पॉइंट होता है, उस निश्चित पॉइंट के वो क्या होती है? ऊपर नीचे गति करती है। जैसे कि ये हमारा रबड़ है, रबड़ की ये स्थिति है। जब हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये अपनी इस स्थिति से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस अपनी मूल पोजीशन में आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो ये क्या कर रहा है? अपनी माध्य स्थिति, यानी कि ये इसकी माध्य स्थिति है, सेंटर पॉइंट है, और इसके ऊपर नीचे क्या करता है? गति करता है। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं, यानी जब हम रबड़ को पकड़ते हैं, उसको फिर क्या करें? उसको छोड़ दें तथा बीच में खींच कर छोड़ते हैं तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। यही हमने बोला कि जब कंपन बंद हो जाएगा तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। जब हम उस पर क्या करेंगे? आघात करेंगे, यानी कि उस पर जब चोट मारेंगे और पानी में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, कंपन उत्पन्न होगा, और पानी में क्या होगी? लहरें उठेगी। तो वो क्या बता रहा है कि उसमें क्या हो रही है? वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी।
क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छू कर देखिए। क्या आप थाली के द्वारा कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इसे वस्तु के कंपनों की को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर खाली थाली है और जब हम उस पर क्या करते हैं, कोई चोट करते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि किसके कारण होती है? कंपन की वजह से उत्पन्न होती है जब प्लेट खाली है। लेकिन जब हम प्लेट में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो और फिर उसके ऊपर चोट करते हैं, तो उसमें ध्वनि होगी, लेकिन वो ध्वनि क्या होगी, बहुत धीरे आवाज़ आएगी, क्योंकि उसमें क्या डाल दिया, अब हमने पानी डाल दिया। पानी की वजह से क्या हो गया, वो जो कंपन उत्पन्न हुआ था वो किस में चला गया, पानी में चला गया, और पानी के कणों ने वो एनर्जी क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली, जिसकी वजह से पानी के अंदर तरंगे उत्पन्न हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, इसे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। देखो, ये हमारा मंजीरा, जो भजन वगैरह होते हैं उसमें नहीं बजाते हैं, वो मंजीरा ही है, ठीक है। ये हमारा घटम यानी घड़ा है, खाली घड़ा होता है, उसके ऊपर आवाज़ की जाती है पीट पीट के, ठीक है। और ये है हमारा एक तारा। अब नेक्स्ट है क्रियाकलाप। एक और, धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए, इन्हें एक से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। देखो, आपने कई बार देखा होगा, ऐसे शो भी होते हैं, आपने वीडियोस भी देखी होगी। उसमें क्या होता है कि खूब सारे ग्लास रख दिए जाते हैं या बर्तन रख दिए जाते हैं, और उसके अंदर क्या किया जाता है, पानी रखा जाता है। एक में बहुत कम पानी, उससे थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ, पानी का लेवल हमेशा इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर इन पर हम क्या करेंगे, आघात करेंगे। जिसमें सबसे कम पानी है वो सबसे तेज ध्वनि उत्पन्न करेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है वो क्या करेगा, सबसे कम ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे ध्वनि सब में अलग अलग ध्वनि आएगी। तो यही चीज़ बताया इसके अंदर। और उसमें क्या होगा, जो जल है वो कंपायमान होगा। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? होता है, हमारे गले के अंदर है, और वो हमारी कंपित होती है। मनुष्य या मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए तथा गाना गाइए, अथवा भौरों की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कटोरे उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। ये देखो, ये जो चीज़ दिखी हुई है इसके अंदर, ये हमारी वाक्य यंत्र है। ये क्या होती है, कंपित होता है, इसी की वजह से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। श्वास नली के, ये देखो, श्वास नली के क्या है, ऊपरी सिरे पे, ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है, श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है।
वाक् यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बन जाती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं। अब क्या होगा, जब फेफड़े वायु को क्या होंगे बलपूर्वक बाहर निकालते हैं तो ये जो होंगे झिर्रियाँ ये क्या होगी, कंपित होगी। इसमें से ये जो दी हुई है इसमें से वायु निकलेगी और वायु जब इसमें से निकलेगी तो ये क्या होगा, कंपित होगा, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखते हैं कि वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। देखिए, अब समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। ठीक है, ये दो पट्टियां लिए और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमको उसको टाइट पकड़ना है। अब इनके बीच के अंतराल या दरार में हवा फूकिए। जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तब क्या होगी, ध्वनि तेज उत्पन्न होगी, लेकिन जैसे वो ढीली होगी तो उसमें ध्वनि की जो आवाज़ होगी वो अलग आएगी। एक कागज़ के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज़ को अपनी उंगलियों के बीच 13.9 डी इसके अनुसार दिख रहा है, इस अनुसार पकड़िए। अब झिर्री के बीच में से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। आपके वाक् तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पुरुषों में वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की वाक् ध्वनियाँ क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि वाक् तंतुओं की लंबाई पे भी डिपेंड करती है ध्वनियों की, ध्वनियाँ क्या होगी, अलग अलग होगी। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी तक पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, माध्यम की आवश्यकता। और माध्यम क्या है यहाँ पे, वायु। धातु अथवा कांच की एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र को से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। जब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए कहिए। संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? देखो, इसमें क्या बताया है कि ध्वनि के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम क्या है हमारे यहाँ पे, वायु है। तो वायु के कण क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो जो वायु के कण हैं वो क्या होते हैं, कंपित होते हैं। कंपित होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को या ऊर्जा को दूसरे कण को देते हैं, और वो दूसरा कण क्या होता है, आगे वाले कण को। ऐसे क्या होती है, ऊर्जा आगे से आगे क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है, और जो भी व्यक्ति तक होता है वो हमारी आवाज़ उस तक एक्यूरेट वैसी की वैसी पहुंच जाती है। जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला सुन लेता है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। वैसे इसने क्या कहा कि एक सेल फोन लो और उसे क्या रखो, एक गिलास में रख दो। गिलास में रखो और उसे बोलो कि आना, आप फ़ोन करो अपने मित्र को। उसने फ़ोन किया तो हमें क्या होता है कि आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, उसको ऊपर उसका ढक्कन न लगा दें या अपना हाथ रख दें, तो हमें क्या होगा, वॉल्यूम सुनाई देगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें माध्यम के कण जो थे सिर्फ इतने ही एरिया में थे जिसमें ग्लास है, तो उसमें माध्यम के कण हैं। तो वो माध्यम के कण वहीं कंपित हुए और वो आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, तो हमें वॉल्यूम क्या हुई, बहुत कम सुनाई दी। लेकिन अगर हम हाथ हटा देते हैं तो जो हवा है वो क्या होगी
कि हवा के कण जो होंगे वो अपनी एनर्जी को आगे से आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होगी तो हमें क्या होगी, एनर्जी सुनाई देगी, तो हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो अगर हम माध्यम के कण बिल्कुल ना हो, यानी कि हम निर्वात कर दें, यानी कि हम बिल्कुल उसमें से वायु हटा दें, तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि के लिए हमेशा सुनाई दे, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायु बिल्कुल भी ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हो तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। वही जो हमने कहा, अगर हम वायु हटा दें बिल्कुल, तो यानी माध्यम है ही नहीं, और जब माध्यम ही नहीं होगा तो हमें क्या होगी, ध्वनि सुनाई नहीं देगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रव में संचरित होती है? आइए ज्ञात करते हैं। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल से हिलाइए। ध्यान रखिए ये घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानीपूर्वक रखिए। सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण दो में हो सकता है? आहा, तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान कर पाते हैं। आइए ज्ञात करें, क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है? हमने यहाँ क्या बोला कि ध्वनि जो होगी वो जल में भी संचरण करती है। यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता है, तो माध्यम क्या है यहाँ पे? जल के अणु। तो जल के अणु क्या करते हैं? ध्वनि को एक से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं और हमें क्या होती है? ध्वनि सुनाई देती है। अब क्रियाकलाप 13.9 धातु। पहले हमने वायु के लिए पढ़ा, फिर हमने द्रव के लिए पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोस के लिए। धातु की एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने या खटखटाने को कहिए। हम क्या करते हैं? टेबल पे, हमने स्कूलों में कई बार किया है, स्कूलों पे कान, अपन डेस्क के ऊपर कान लगा लेते थे और उसको बजाते थे, तो हमें क्या सुनाई देती थी? उसमें कंपन की आवाज़ सुनाई देती थी। तो कंपन की आवाज़ क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ? ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि जो ना ठोस है, ठोस के कण क्या करते हैं? ऊर्जा को एक से दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्थानांतरित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? ध्वनि हमें सुनाई देती है। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन सकते हैं? आपने आसपास खड़े हुए मित्रों को पूछिए कि आप वे भी इस ध्वनि को सुन पाएँ। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी, धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। आप क्या करते थे? इसके लिए एक कटोरा लो और उसके एक सिरे को क्या करो, यानी आप कोई भी एक कटोरा ले सकते हो, या क्या करो हमारे पास डिस्पोजल ग्लास होते हैं, डिस्पोजल ग्लास लो और उसके एक सिरे पे थोड़ा सा छेद कर दो, सबसे नीचे सरफेस पे छेद करो और वहाँ पे एक धागा बांध दो और दूसरे धागे को एक दूसरे डिस्पोजल से बांध दो और अपने दोस्त को बोलो कि वो दूर जाके खड़ा हो जाए और आप उस डिस्पोजल ग्लास में बोलो, तो उसे वो आवाज़ दूसरी जगह सुनाई देगी। वो किस वजह से सुनाई देगी? जो आपने बोला वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई? उस रस्सी के अंदर, जो हमने धागा बांधा है उसके अंदर से ट्रांसफ़र होती हुई वो उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिस तक आप पहुंचाना चाहते थे आवाज़। तो वही यहाँ चीज़ बताइए। आपने अपने बने हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए।
क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? डोरियों में गमन करती है, उससे भी क्या होती है, वो भी किससे बने हुए होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वो कण क्या करते हैं, एक से दूसरे तक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के भारी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली ताने झिल्ली होती है जिसे कण पटह कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जानने के लिए कण पटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कण पटह बनाएं। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरे काटिए। क्या कर दो, उसके ऊपर के और नीचे के दोनों सिरे काट दीजिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए। ऊपर की तरफ एक रबड़ का गुब्बारा लगा दीजिए। ठीक है, ये जो लगा हुआ है रबड़ का गुब्बारा है, इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तनित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रख दीजिए। अब अपने मित्र से डब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं? जब आप बोलोगे तो जो आपकी ध्वनि है तो अंदर क्या है, वायु है, और वो वायु के कण क्या करेंगे, एक दूसरे का एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो किससे टकराएंगे, बलून से टकराएंगे, जो तनिक झिल्ली है उससे टकराएंगे। और वो उससे टकराएंगे तो उसके ऊपर क्या रखे हैं हमने, कुछ दाने डालें, तो वो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जंप करना शुरू कर देंगे। कण पटह एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ठीक है, ये हमारा बाहर का कान है, ये इसके अंदर एक नलिका है और उसके अंदर ये एक झिल्ली होती है। तो ये झिल्ली क्या होती है, एक कण पटह की तरह होती है। ध्वनि के कण पटह, ध्वनि के कंपन कण पटह को कंपित करते हैं। ये कण पटह कंपनों को आंतरकण तक भेज देता है। देखो यहाँ पे ये एक झिल्ली होती है, ये झिल्ली होती है। इस झिल्ली से ये वायु जो हमारी ध्वनि है वो यहाँ के टकराती है, और ये जो होते हैं इसको क्या करता है, जो ध्वनि आके से टकराती है और इसको क्या करती है, कंपित करती है। और ये कण पटह कंपनों को क्या करता है, अंतरकण यानी कि अंदर वाला जो कान है उस तक पहुंचा देता है। यहाँ से संकेतों को कहाँ भेजा जाता है, ये जो नस होती है वो हमारी किससे जुड़ी हुई होती है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। और वो क्या करता है, इन संकेतों को कहाँ पहुँचा देता है, मस्तिष्क तक भेज देता है। और हमारी मस्तिष्क जो है वो उस संकेत को पहचानता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार हम ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये देखो ये कण पटह, ये देखो कण पटह, ये झिल्ली जो मैंने तुम्हें बताई थी, ये वाली ये झिल्ली है। कोई भी जो ध्वनि हम बोलते हैं वो ध्वनि यहाँ पे आके क्या होती है, टकराती है और इसे क्या करती है, कंपित करती है। कंपित होके ये आगे के अंतःकण, ये जो है अंतःकण, वहाँ तक ये पहुँचती है। ये यहाँ पे ये देखो ये जुड़ी हुई है ना यहाँ पे, तो ये कंपन होगा तो इससे कंपित होगा, ये इसको कंपित करेगा और कंपित करके इसको कंपित करेगा और कंपित करके अंतःकण तक उसको पहुँचा देगा। यानी कि यहाँ से कंपन होगा स्टार्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा अंतःकण तक। अंतःकण में ये जो नलिका होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। और ये मस्तिष्क क्या करते हैं, इस संकेत को पहचान लेते हैं और हमारा ध्वनि पहचान लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं ये चीज़ को पहचान जाता है। हमने कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कण पटह को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। अब दोलनी गति को आप ऐसे भी देख सकते हो, घड़ी होती है, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी में क्या होती है, एक नीचे की तरफ एक पेंडुलम जैसा लगा हुआ होता है, जो ऊपर इधर साइड में हर घंटे वो टन 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 करता है। तो वो टन टन करता है, तो वही क्या है, पेंडुलम मतलब दोलन गति है। अपनी माध्य स्थिति में वो सीधा खड़ा हुआ है। वॉच में क्या होता है, घड़ी में, दीवार घड़ी में एक ऐसा पेंडुलम सा होता है। ठीक है, वो कभी इधर जाता है हर घंटे, फिर इधर जाता है, 1 घंटे में वो बार बार बजता है। तो यही क्या होती है, हमारी किसी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति। ये माध्य स्थिति है इसकी, ठीक है, सेंटर पॉइंट है, इसके कभी इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये माध्य स्थिति के
इर्द गिर्द गति कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द या इधर उधर गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, यानी कि एक सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या क्या कहलाती है? हमारी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम किस में मेजर करते हैं? नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। तो इसकी आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? HZ से लिखते हैं। HZ आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी क्या होगी? 20 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितने करती है? 20 दोलन पूरे कर रही है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज। यदि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखें बगैर ही आप अनेक सुपरिचित ध्वनि को पहचान सकते हैं। क्या ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयाम तथा आवृत्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं? इनमें कर सकते हैं। प्रबलता और तारत्व। प्रबलता और तारत्व के आधार पर हम इसमें अंतर कर पाते हैं। इसके लिए उदाहरण देखो, एक धातु का गिलास और चाय का चम्मच लीजिए। धातु का गिलास लिया और एक चाय का चम्मच लिया। चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को देखिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? देखती बात है, जब हम जोर से उस पर चोट करेंगे तो तेज ध्वनि उत्पन्न होगी और धीरे से करेंगे तो बहुत धीरे से ध्वनि उत्पन्न होगी। अब गिलास के किनारों को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। जैसे इसमें देखो, ये इस पर एक बॉल लटकाइए। ये जितना ज़्यादा कंपित होगा ये बॉल क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा दूर जाएगी। थोड़ा सा कंपन करेगा तो ये थोड़ी सी दूर जाएगी। तो ये इसके आयाम को बताएगी, यानी कितना ज़्यादा ये विस्थापित हुई है, कितना दूरी इसने ट्रैवल किया है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। हमने यही बोला कि जितनी तेज आवाज़ होगी, जितना तेज वो कंपित होगा, बॉल उतनी ही दूरी ट्रैवल करेगी। वो जो जितनी दूरी उसने तय की है वही क्या कहलाता है? उसका आयाम। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी क्या होगी? प्रबल होगी। जब आयाम कम होगा तो ध्वनि क्या होगी? मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तब बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयाम की तुलना कीजिए। जिसमें तेज आवाज़ उत्पन्न हो रही है, यानी कि उसने उतनी अधिक दूरी तय करी है बॉल ने, तो यानी उसका आयाम उतना ही अधिक है। और जितनी कम ध्वनि उत्पन्न हुई है वो यानी उसमें कंपन उतना ही कम हुआ, और कंपन उतना ही कम हुआ तो बॉल ने उतनी ही कम दूरी तय की है, तो यानी कि उसका आयाम क्या हुआ? कम होगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम के, यानी कि ध्वनि